जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज हमारे आपके बीच या आज से हमारे आपके बीच सामान्य अध्ययन की एक श्रृंखला शुरू होने जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार सेशन की। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मेरा वही आप लोगों से एक छोटा सा परंपरागत निवेदन कि प्लीज जो है एक बार अपने अपने लेवल से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में जो आपका पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन से संबंधित, यह आपका विज्ञान से संबंधित है। और यहां पे आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन वायरस जनित नहीं है। मींस कौन सा ऐसा बीमारी है, कौन सा ऐसा रोग है या कौन सी ऐसी डिसीज है जो वायरस से जनित नहीं है। इन्फ्लुएंजा है, टिटनेस है, रेबीज है और स्वाइन फ्लू है। तो ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और पहले प्रश्न पे आप लोगों के उत्तर की अपेक्षा रखूंगा और सही उत्तर की अपेक्षा रखूंगा आप लोगों से। बिल्कुल जो है सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो चलिए पहले प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न में क्या सही उत्तर होगा? बिल्कुल जो है सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। ओके चलिए देखिए, जब भी आपका वायरस या बैक्टीरिया जनित जब भी आपका बीमारियों से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न आए तो एक आप जो है ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा। न्यू कॉपी डिप्लेट्स है, इसको आप हमेशा याद रखिए। कोई भी आपका प्रश्न आएगा, यह प्रश्न आपका हमेशा सही हो जाएगा। न्यू से आपकी जो बीमारी है तो याद रखेंगे यह है आपकी निमोनिया। को से जो बीमारी है यह है आपकी कोढ़। पी से जो बीमारी है वो है आपकी पर्टुसिस, जिसे बोला जाता है काली खांसी। डिप से है डिप्थीरिया और इसी प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हैं। प्ले से है आपका प्लेग। टा से है तो चाहे आप टीबी कर दीजिए, ट्यूबरकुलोसिस। और फिर अगले टा से है आपका टिटनेस और है से है आपका हैजा। और ये सारी की सारी बीमारियां आपकी जो है बैक्टीरिया जनित हैं। किससे? बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली आपकी बीमारियां हैं। बस इस ट्रिक को आप याद रखिए, कैसा भी आपका प्रश्न आ जाए सही हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा है, टिटनेस है। तो यहां पे पूछ रहा है कि वायरस जनित नहीं है। तो ये जो आपका टिटनेस है ये किससे होता है? ये होता है आपका बैक्टीरिया से। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर बटर स्कॉच इज द राइट आंसर। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पे भी फ्लू शब्द आ जाए, यहां पे आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू है या आपसे जो है कहा जाता बर्ड फ्लू। तो जहां पे भी फ्लू शब्द आ जाए तो समझ जाइए कि फ्लू जो है ये आपका वायरस जनित बीमारी है या वायरस से होने वाला रोग है। ठीक, तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है टिटनेस। और इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। इस प्रकार के जो भी आपके प्रश्न आएंगे लगभग 99% जो है आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है। और इन्फ्लुएंजा, इसके लिए जो वायरस उत्तरदायी है यहां पे आप ये भी याद रखेंगे, मिक्सो वायरस है इसके लिए उत्तरदायी। स्वाइन फ्लू कई बार आपको पूछा गया है, इसके लिए जो वायरस आपका उत्तरदायी है वो है H1N1। रेबीज, इसके विषय में आप जानते हैं, इसका पुराना नाम हाइड्रोफोबिया है क्योंकि इसका जो रोगी है उसको पानी को लेकर भय होता है, डर होता है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है ये आपका मॉडर्न इंडिया से संबंधित है और मॉडर्न इंडिया में भी जो आपके आदिवासी विद्रोह है उससे संबंधित है। और यहां पे आपसे कहा जा रहा है संथाल विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। तो असत्य कथन को पकड़ना है। पहला आपसे कह रहा है यह विद्रोह 1856 में शुरू हुआ। दूसरा है कह रहा है दामन एक कोह नामक क्षेत्र इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था। तीसरा आपसे कह रहा है चांद और भैरव इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से थे। और चौथा आपसे कह रहा है हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र ने इस विद्रोह का समर्थन किया था। तो यहां पे आप लोगों को ये 4 विकल्प दिए गए हैं और यहां पे आपको असत्य कथन को पकड़ना है कि कौन सा आपका ऐसा कथन है जो आपका असत्य है। तो उत्तर देंगे आप लोग। बिल्कुल जो है पहले का आपका बी उत्तर सही होगा। बिल्कुल ओके, सीरीज कंटिन्यू ही रखेंगे। और चलिए तो दूसरे प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे कि दूसरे में आपका कौन सा ऐसा कथन है जो आपका असत्य है या सही नहीं है। तो इस पे आप लोग उत्तर देंगे। ओके चलिए देखिए, पहला आपसे कह रहा है यह विद्रोह 1856 में शुरू हुआ, यह आपका एकदम सही है। दूसरा आपसे कह रहा है दामन एक कोह नामक क्षेत्र इस विद्रोह से प्रभावित था। तो ये जो आपका दामन एक कोह है तो वर्तमान में आप एक जिला देख रहे हैं वो है आपका भागलपुर। तो भागलपुर से लेकर राजमहल तक का जो आपका क्षेत्र था, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथाल रहते थे। अर्थात ये आपका कैसा क्षेत्र था? ये था संथाल बाहुल्य क्षेत्र। और
जो आपका संथाल बाहुल्य क्षेत्र था यही इस विद्रोह से प्रभावित था। तो दूसरा कथन भी आपका कैसा है, ये आपका एकदम सही है। तीसरा आपसे कह रहा है चांद भैरव इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से थे, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह के 4 प्रमुख नेता थे, जिसमें से 2 का आप लोग विशेष रूप से नाम सुनते हैं। एक था सिद्धो और दूसरा था कान्हो। तो सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव ये चारों भाई थे और ये जो है चांद और भैरव इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। तो जाहिर सी बात है आपका जो असत्य होगा वो असत्य कौन सा होगा, चौथा। कह रहा है हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र ने इस विद्रोह का समर्थन किया था, गलत है। हिंदू पैट्रियट नामक विद्रोह ने समाचार पत्र ने जिस विद्रोह का समर्थन किया है वो है आपका नील विद्रोह। हरिश्चंद्र मुखर्जी इस समाचार पत्र के उस समय पे संपादक थे और नील विद्रोह का समर्थन किया गया है। संथाल विद्रोह का समर्थन किसी भी समाचार पत्र ने या बुद्धिजीवी ने नहीं किया है। तो इस कारण से यहां पे जो आपका असत्य कथन है वो डी कथन असत्य है, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फॉर डेयरी मिल्क इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका तीसरा प्रश्न है और ये आपका जो है प्राचीन इतिहास में अभिलेखों और अभिलेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अशोक के लेख, उससे संबंधित है। आपसे कह रहा है दीर्घ शिलालेख संख्या 2 चिकित्सालय, दूसरा आपसे कह रहा है दीर्घ शिलालेख संख्या 3 शासकीय दौरे, फिर आपसे कह रहा है दीर्घ शिलालेख संख्या 5 प्रतिवेदक और फिर इसके बाद में आपसे कह रहा है यह दीर्घ होना चाहिए दीर्घ शिलालेख संख्या 13 कलिंग युद्ध। तो यहां पे आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर देंगे आप लोग बिल्कुल जो है दूसरे का जो आपका उत्तर होगा डी उत्तर ही होगा। चलिए बिल्कुल जो है सभी परीक्षाओं के लिए है, निश्चिंत रहिए आप लोग। कोई भी आपकी परीक्षा होगी और उसमें जो आपका अति महत्वपूर्ण, फिर आप लोगों से कह रहा हूं जो आपका अति महत्वपूर्ण संदर्भ है उन संदर्भों को यहां पे उठाया जाएगा और प्रयास भी यही है कि एक प्रश्न के साथ में एटलीस्ट जो है कम से कम जो है 4 से 6 प्रश्नों पे चर्चा हो जाए, ठीक है। तो उद्देश्य भी यही है। तो उत्तर देंगे आप लोग कि क्या आपका जो है तीसरे में कौन सा आपका ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अशोक के लेखों की जब भी बात होती है तो अशोक के लेखों को 3 भागों में बांटा जाता है। किसी शिला पे लेख लिखा दिया तो शिलालेख, किसी खंभे पे या स्तंभ पे अगर अशोक ने लेख लिखा दिया तो स्तंभ लेख, और अगर किसी गुफा पे या गुहा पे अशोक ने अगर लेख लिखा दिया तो यह हो जाएगा आपका गुहा लेख। पहली चीज यहां पे आपसे कह रहा है शिलालेख, शिलालेख 2 है, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख संख्या 2 चिकित्सालय ये आपका एकदम सही है, क्योंकि दूसरे शिलालेख में अशोक कहता है, दीर्घ शिलालेख संख्या 2 में अशोक कहता है कि मैंने 5 दक्षिणी राज्यों और 5 यूनानी राज्यों में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालयों का निर्माण कराया। तो दूसरे में चिकित्सालयों की चर्चा कर रहा है, एकदम सही है। दीर्घ शिलालेख संख्या 3 इसमें अशोक कहता है कि जो भी मेरे अधिकारी राजधानी में बैठे हुए हैं ये अपने अपने क्षेत्रों में हर 5वें वर्ष दौरे पे जाएं। तो हर 5वें वर्ष दौरे का प्रावधान करता है, इसी को कहा गया है शासकीय दौरे, और शासकीय दौरों को मौर्य काल में या मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कहा जाता था अनुसंयान। तीसरा आपसे कह रहा है दीर्घ शिलालेख संख्या 5 प्रतिवेदक, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि दीर्घ शिलालेख संख्या 5 में प्रतिवेदकों का उल्लेख नहीं है, बल्कि 5वें में उल्लेख है किसका, धम्म महामात्यों का। तो धम्म महामात्यों की यहां पे चर्चा करता है, ना कि प्रतिवेदकों की चर्चा। प्रतिवेदकों की जो चर्चा है यह है दीर्घ शिलालेख संख्या 6 में। तो धम्म महामात्य ये आपके जो है धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो बड़े अधिकारी या हाई ऑफिसर जो अपॉइंट किए गए थे वही कहलाते थे धम्म महामात्य, और इनकी चर्चा है दीर्घ शिलालेख संख्या 5 में। जो प्रतिवेदक है, प्रतिवेदक का अर्थ है गुप्तचर, और गुप्तचरों या प्रतिवेदकों की जो चर्चा है यह है दीर्घ शिलालेख संख्या 6 में। फिर है दीर्घ शिलालेख संख्या 13 कलिंग युद्ध, एकदम सही है। दीर्घ शिलालेख संख्या 13 में अशोक कलिंग युद्ध की चर्चा करता है और कलिंग पे इसने आक्रमण किया था अपने राज्याभिषेक के। तो राज्याभिषेक भी आपको याद रखना है, आपसे यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। तो अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अर्थात 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग निर्वासित हो गए। यह देखकर देवानाम पी या पीदस्सी राजा का हृदय मर्माहत हो गया और उन्होंने युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति को अपना लिया। तो ये आपका ये भी सही है। तो यहां पे जो आपका सुमेलित नहीं है वो आपका सी विकल्प सुमेलित नहीं है, इसलिए सही उत्तर जो होगा वो होगा सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपसे यहां पे कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। तो किस कथन को आपको पकड़ना है, आपको सत्य कथन को पकड़ना है, असत्य कथन को नहीं पकड़ना है, ठीक है। कौन सा आपका ऐसा कथन है जो सही है। पहला आपसे कह रहा है शिव नारायण अग्निहोत्री ने, किसके विषय में कह रहे हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री
इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। दूसरा आपसे कह रहा है देव समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता था। तीसरा आपसे कह रहा है केशव चंद्र सेन ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और चौथा आपसे कह रहा है राजा राम मोहन राय ने शैव विवाह पद्धति का समर्थन किया था। बहुत ही आसान है प्रश्न पे, आप जो है थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करेंगे तो बड़े ही आसानी से आप जो है सही विकल्प का चयन कर ले जाएंगे। बिल्कुल उत्तर आने मेरे पास में शुरू हो गए हैं। ओके, नहीं, बी और सी बिल्कुल उत्तर नहीं होंगे इसके। देखिए आपसे कह रहा है शिव नारायण अग्निहोत्री ने वेद समाज की स्थापना की, यह आपका असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि वेद समाज की जो स्थापना की थी, वेद समाज की स्थापना जो है दक्षिण भारत में हुई थी और इसकी स्थापना की थी श्री के धरलू नायडू ने। तो ये आपके जो है वेद समाज के संस्थापक थे, ना कि शिवनारायण अग्निहोत्री। असत्य है। देव समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, यह भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज जिसे कहा जाता है वो है आपका वेद समाज। तीसरा आपसे कह रहा है केशव चंद्र सेन ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, गलत है। केशव चंद्र सेन किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं किसकी स्थापना के साथ में? ये हैं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ में संबंधित हैं, ना कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना से। साधारण ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी ये की थी शिवनाथ शास्त्री ने। अब आप देख रहे हैं कितने ज्यादा आपके ब्रह्म समाज हो गए और इसी में कंफ्यूजन होती है, इसलिए ज्यादातर आपके प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो 3 तो असत्य हो गए, बच कौन सा गया? चौथा। तो चौथा ही आपका सही होगा। राजा राम मोहन राय ने शैव विवाह पद्धति का समर्थन किया था। बिल्कुल जो है जाति पाति के बंधनों को शिथिल करने के लिए या समाप्त करने के उद्देश्य से राजा राम मोहन राय ने जिस विवाह पद्धति को सुझाया या उसका सूत्रपात किया वो है आपकी शैव विवाह पद्धति। तो यहां पे जो आपका सही कथन है वो आपका डी कथन सही है, इसलिए सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा डी फॉर ढोकला इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 5वां प्रश्न है और यह आपका जो है उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है। और जैसा कि आपकी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का धीरे धीरे आप देख रहे हैं लगातार भागीदारता उत्तर प्रदेश के प्रश्नों की बढ़ती जा रही है। तो आपसे यहां पे कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको दिए गए हैं। पहले कथन में आपसे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व, किसके विषय में कह रहा है आपसे? यहां पे आपसे कहा जा रहा है जनघनत्व के विषय में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। दूसरा आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व राष्ट्रीय जनघनत्व से कम है। और फिर इन्हीं 2 कथनों पर आपके ये 4 विकल्प आधारित हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो आप लोग उत्तर देंगे। बिल्कुल जो है पायल रानी जी एकदम सही हैं आप। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, तो यह आपका एकदम सही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है और उत्तर प्रदेश का जो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है वो है आपका ललितपुर। तो कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप जनघनत्व की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जो आपका जनघनत्व है वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और जो राष्ट्रीय जनघनत्व है अर्थात भारत का जो आपका या राष्ट्रीय जनघनत्व है वो है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कि 1 किलोमीटर सीधे जाइए, ऐसे आइए और ऐसे आइए। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में रहते हैं 829 व्यक्ति और भारत में या राष्ट्रीय जो आपका जनघनत्व है यह है आपका 382 व्यक्ति। तो उत्तर प्रदेश का आपसे कह रहा है कि जनघनत्व राष्ट्रीय जनघनत्व से कम है, एकदम गलत है, क्योंकि यह राष्ट्रीय जनघनत्व से कैसा है? अधिक है। इसलिए दूसरा कथन आपका गलत है, दूसरा गलत है, केवल एक सही है। इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं 6वें प्रश्न पे और 6वां प्रश्न भी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है और यह आपका उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां हैं उससे संबंधित यह प्रश्न यहां पे आपसे पूछा गया है। तो यहां पे 2 कथन दिए गए हैं। पहले कथन में आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या 12 है। तो परीक्षण करेंगे आप लोग 12 है या नहीं है। दूसरा आपसे कह रहा है बुक्सा जनजाति
इस्लाम को मानती है कि उत्तर प्रदेश में एक जनजाति है बुक्सा जनजाति, ये इस्लाम को मानती है। और इसी पर आपके ये 4 विकल्प आधारित हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो उत्तर देंगे आप लोग 6वें में क्या सही उत्तर होगा। बिल्कुल जो है नीतीश कुमार जी एकदम सही हैं आप। देखिए उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या 12 है, एकदम सही है। और साथ ही साथ आप यह भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी थारू, और उत्तर प्रदेश की जो आपकी सबसे छोटी जनजाति है वो है आपकी बनरावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और अगर किताबों में आपको गोंड मिलता है तो याद रखिएगा, गोंड उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। समूह का मतलब है कि उस जनजाति समूह में ढेर सारी जनजातियां आती हैं। तो अगर आप मिर्जापुर सोनभद्र की जनजातियों को देखते हैं, जिसमें आपकी खरवार है, चेरो है, पंखा है, पनका है, बैगा है, भुइया है, ये सारी की सारी जो आपकी ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स जो है आपकी गोंड समूह के अंतर्गत आती हैं। इसलिए सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है, और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी थारू जनजाति। दूसरी चीज, बनरावत जो है ये उत्तर प्रदेश की आपकी सबसे छोटी जनजाति है, यह भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आप यह भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनजातियां आपकी पाई जाती हैं वो जिस जिले में पाई जाती हैं वो जिला है आपका सोनभद्र। तो पहला आपका एकदम सही है। दूसरा आपसे कह रहा है बुक्सा जनजाति इस्लाम को मानती है, यह आपका एकदम गलत है, क्योंकि इस्लाम को मानने वाली उत्तर प्रदेश में जो आपकी जनजाति है वो है आपकी माहीगीर जनजाति। तो ये जनजाति जो है, यदि आप इसको 2 दृष्टिकोणों से देखते हैं, एक यदि धर्म के दृष्टिकोण से आप इसको देख रहे हैं तो ये मुस्लिम है, अर्थात ये किसके फॉलोअर हैं, इस्लाम के। और यदि इस जनजाति को आप पेशे के दृष्टिकोण से देख लेते हैं तो ये जनजाति जो है मछुआरे हैं, मछली पकड़ना इनका मुख्य पेशा है। तो इसको बड़े आसानी से आप याद भी रख सकते हैं, मां से माहीगीर है, मां से मुस्लिम है और मां से हैं आपके मछुआरे। तो अगर मुस्लिम के स्थान पे आपसे पूछ ले कौन सी जनजाति का मुख्य पेशा जो है मछली पकड़ना है या कौन सी जनजाति जो है मछुआरी जनजाति है, तो वो है आपकी माहीगीर। तो बुक्सा जनजाति इस्लाम को मानती है, एकदम गलत है। यहां पे दूसरा गलत है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये आपका जो है पॉलिटी से संबंधित है, और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की। किसके विषय में आपसे कह रहा है, संसदीय शासन प्रणाली के विषय में। दूसरा कथन आपसे कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता एकल कार्यपालिका है। और फिर इन्हीं 2 कथनों पे आपके ये 4 विकल्प आधारित हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो 7वें प्रश्न का आप लोग सही उत्तर देंगे। 7वें में क्या सही उत्तर होगा कि क्या केवल एक सही होगा, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। ओके, नहीं लग रहा है तुक्का चल रहा है चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल जो है एक सही उत्तर मेरे पास में आया। बिल्कुल जो है नीतीश जी एकदम सही हैं आप। देखिए भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की, बिल्कुल एकदम सही है। भारत में जो भी आपका संवैधानिक विकास का जो सूत्रपात हुआ ये ब्रिटेन के द्वारा ही, ये इंग्लैंड की संसद के द्वारा ही हुआ। और इंग्लैंड में जो आपकी शासन प्रणाली प्रचलन में थी वो थी संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ही स्वीकार कर लिया। तो ये संसदीय शासन प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है, ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, एकदम सही है। दूसरा आपसे कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता एकल कार्यपालिका है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली की जो मूलभूत विशेषता है ये आपकी एकल कार्यपालिका नहीं है, बल्कि ये है आपकी डुअल एग्जीक्यूटिव या आपकी जो है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका का मतलब होता है एक आपकी होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है आपकी वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों ही दिखती हैं। जैसे नाम मात्र की जो आपकी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और राष्ट्रपति के विषय में यह उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सुझाव से या उसके परामर्श से ही कोई कार्य करता है। तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं ये आपकी मंत्रिपरिषद में या उसके अपने जो हेड होते हैं, प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। तो नाममात्र कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसलिए 2 आपके जो है प्रधान हो जाते हैं। एक प्रधान हो जाते हैं राष्ट्र के जो राष्ट्रपति हैं और एक प्रधान हो जाते हैं आपके सरकार के जो हैं आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। तो दोहरी कार्यपालिका इसकी विशेषता है, ना कि एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका जो आपकी विशेषता होती है यह आपकी होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली जैसे आप देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि देशों में प्रचलित है। तो आपका केवल एक सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही है। इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है।
तो किसको आपको पकड़ना है? सत्य कथन को आपको पकड़ना है, असत्य कथन को बिल्कुल मत पकड़ लीजिएगा आप। पहला आपसे कह रहा है ट्राइकस्पिड बल्ब बाएं आलिंद और बाएं निलय को जोड़ता है, हृदय से संबंधित है ये आपका। फिर आपसे कह रहा है बायां निलय हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। फिर आपसे कह रहा है सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक दाब 80 Hg होता है। और चौथा आपसे कह रहा है हमारा हृदय पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। तो ये 4 कथन आपको दिए गए हैं और यहां पे आपको सही कथन को पकड़ना है या सत्य कथन को पकड़ना है कि कौन सा आपका ऐसा कथन है जो सही है। तो 8वें प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे कि 8वें में कौन सा आपका ऐसा कथन है, और ये सारे के सारे जो आपके कथन दिए गए हैं ये हृदय की संरचना से संबंधित हैं। तो उत्तर देंगे आप लोग। ओके, नहीं, डी उत्तर बिल्कुल नहीं होगा, ए उत्तर भी नहीं, बिल्कुल जो है एक सही उत्तर आया है मेरे पास में, बिल्कुल जो है आस्था सिंह जी बिल्कुल एकदम सही हैं आप। देखिए ट्राइकस्पिड बाब बाएं आलिंद और बाएं निलय को जोड़ता है, ये गलत है, क्योंकि अगर आप जो है हृदय की संरचना को आप देखें इस प्रकार से आप देखें तो हृदय में आपके 4 बाल्ब होते हैं। ये आपका जो है बाइकस्पिड बाल्ब यहां पे होता है और ये आपका जो है बाएं आलिंद और बाएं निलय को जोड़ता है। ये आपका आलिंद है, निलय है, आलिंद है, निलय है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये बाया ही होगा, ठीक है, ऐसे मत आप हाथ के अनुसार मत सोचिएगा, ठीक है। तो बाएं आलिंद और बाएं निलय को जो आपको जोड़ता है वो आपका बाइकस्पिड बाल्ब होता है, ना कि ट्राइकस्पिड बाल्ब। इस कारण से ये आपका गलत है। फिर आपसे कह रहा है बायां निलय हृदय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कक्ष होता है, बिल्कुल जो है सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जो आपका कक्ष है ये है आपका बायां निलय, ये आपका एकदम सही है। तो सत्य कथन को ही पकड़ना है, यही सही है। सिस्टोलिक प्रेशर 80 Hg होता है, ये आपका एकदम गलत है, क्योंकि जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये आपका होता है 120 Hg, Hg अर्थात पारा। तो फिर आपसे कह रहा है हमारा हृदय जो है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है, यह भी गलत है। हमारा हृदय जिन तरंगों का वो है आपकी अपश्रव्य तरंग है, तो अपश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है, ना कि पराश्रव्य तरंगों का। तो यहां पे जो आपका सत्य कथन है वो आपका बी कथन सत्य है, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर बटर स्कॉच इज द राइट आंसर। तो सिस्टोलिक प्रेशर आपका जो है 120 Hg होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हृदय के सिकुड़ने पे जो आपका दाब लगता है वो आपका सिस्टोलिक है और फैलने पे जो दाब लगता है वो है डायस्टोलिक, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो डायस्टोलिक प्रेशर आपका जो है 80 Hg होता है और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये आपका होता है 120 Hg। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है ये एक प्रकार से रिपीट ही आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है? तो बिल्कुल अभी जिस ट्रिक पे आपके फॉर्मूले पे मैंने चर्चा की थी उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो बड़े आसानी से आपका निकल आएगा। चेचक है, जुकाम है, निमोनिया है और अतिसार है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस के कारण नहीं होता है या वायरस जनित नहीं है। तो ये आपका बैक्टीरिया से हो सकता है, कवक से हो सकता है, अन्न से हो सकता है। तो उत्तर देंगे आप लोग 9वें प्रश्न में। 9वें में क्या आपका सही उत्तर होगा? ओके, बिल्कुल जो है बिल्कुल एकदम सही जो है 9वें का जो आपका उत्तर है बड़े आसानी से आप लोग पकड़ सकते हैं। बिल्कुल जिस पे मैंने आपके ट्रिक पे चर्चा की थी उसको आप याद रखिएगा। न्यू कॉपी डिप्लेट्स है, बस इससे आपको याद रखना है। न्यू से है निमोनिया, कोड़ है, पर्टुसिस है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, टीबी है, टिटनेस है, सासे है, एसटीडी। एसटीडी का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसके अंतर्गत 2 बीमारियां विशेष रूप से आती हैं। एक है आपकी गोनेरिया और दूसरी है आपकी सिफिलिस। तो गोनेरिया है, सिफिलिस है, ये सारी की सारी आपकी जो है एसटीडी या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंतर्गत आती हैं। और हैजा है, और ये सारी की सारी जो आपकी बीमारियां हैं ये आपकी जीवाणु जनित हैं या आपकी जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। तो न्यू से निमोनिया ये आपकी वायरस से नहीं है बल्कि जो है किससे है? बैक्टीरिया से है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी फॉर चॉकलेट इज द राइट आंसर। और इसके लिए जो आपका बैक्टीरिया उत्तरदायी है वो है आपका माइकोबैक्टीरियम निमोनियाई। तो इसके कारण ये आपका जो है निमोनिया होता है। अतिसार, अतिसार के लिए आप जान रहे होंगे, इसके लिए 2 प्रकार के वायरस आपके उत्तरदायी होते हैं। और बच्चों में जो आपका वायरस अतिसार के लिए उत्तरदायी है वो है आपका रोटा वायरस, और वयस्कों में जो आपका वायरस अतिसार के लिए या पेचिस के लिए उत्तरदायी है वो है आपका नोरो वायरस। तो कई बार जो है आपका यहां से भी आपका प्रश्न पूछा गया है। जुकाम के लिए जो आपका वायरस उत्तरदायी है वो है आपका राइनो वायरस, या कहीं कहीं पे इसी को लिख दिया जाता है रिनो वायरस। तो ये आपका जो है जुकाम के लिए उत्तरदायी है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके, हाँ, चेचक के लिए आपका जो है बैरिसेला वायरस उत्तरदायी है। बैरिसेला वायरस,
और इन सभी से भी आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि चेचक के लिए वेरिसेला वायरस, जुकाम के लिए रिनो या राइनो वायरस, और जो आपका रोटा वायरस और नोरो वायरस है ये दोनों उत्तरदायी हैं अतिसार के लिए। और माइकोबैक्टीरियम निमोनियाई ये बैक्टीरिया उत्तरदायी है आपका निमोनिया के लिए, और ये आपका जो है जीवाणु जनित या जो है बैक्टीरिया जनित रोग है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका जो है 10वां प्रश्न है, और 10वां प्रश्न ये आपका पॉलिटी से संबंधित है। यहां पे आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। तो 3 प्रकार की आपकी सूचियां हैं आर्टिकल 246 के अंतर्गत, केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो यहां पे आपसे कह रहा है कि कौन सा आपका ऐसा विषय है जो आपका समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है, अर्थात वो संघ सूची से संबंधित हो सकता है या राज्य सूची से संबंधित हो सकता है। वन और वन्यजीव संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, और अंतिम में आपसे डी विकल्प में कह रहा है जनगणना। तो उत्तर देंगे आप लोग कौन सा यहां पे आपका सही उत्तर होगा। ओके, पेन को चेंज कर ले रहा हूं, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। आई थिंक ये कलर सही है। चलिए ओके, उत्तर आने मेरे पास में शुरू हो गए। बिल्कुल जो है ज्यादातर लोग सही उत्तर ही दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल जो है डी उत्तर सही होगा। देखिए वन और वन्यजीव संरक्षण ये आपका जो है समवर्ती सूची में है। और एक चीज याद रखिएगा, इनको कभी रटा नहीं जाता है। जो भी विषय आज हमारे लिए चुनौतियां हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण चुनौती है, और पर्यावरण को यदि आपको जो है स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, वनों को भी सुरक्षित रखना होगा, संरक्षित करना होगा, और वन्यजीवों को भी संरक्षित करना होगा। तो जो हमारे लिए चुनौती है वही जो है आपके समवर्ती सूची में है। आप देखते हैं जनसंख्या विस्फोट समस्या बनी हुई है, तो जनसंख्या नियंत्रण और उसके लिए जरूरी है परिवार नियोजन, तो यह भी आपका किस में है, यह भी आपका समवर्ती सूची में है। निरक्षरता या जो है जागरूकता की कमी, चेतना की कमी, यह आज चुनौती है। इससे निपटने के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा। तो जो भी हमारे लिए चुनौती है और उन चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए, दोनों मिलजुल कर कानून बनाए, या दोनों ही जो है उस विषय पे अलग अलग कानून बना सकें, यही आपका जो है समवर्ती सूची में है। तो जो भी हमारे लिए चुनौतियां हैं वो सारे के सारे विषय, लगभग सारे के सारे विषय आपके समवर्ती सूची में। बच रही है कौन, यह है आपकी जनगणना। जनगणना आपकी किस सूची में है, तो ये आपकी जो है संघ सूची में है, या आपकी जो है किस सूची में है, केंद्र सूची में है। तो यहां पे समवर्ती सूची का विषय नहीं है, वो आपकी जनगणना नहीं है, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर है होगा वो होगा डी फॉर डेयरी मिल्क इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पे। और 11वें प्रश्न में आपका पुनः जो है 2 कथन के रूप में यहां पे आपसे पूछा गया है। चलिए तो उत्तर देंगे आप लोग। पहला आपसे कहा जा रहा है सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। मैं भी लगा रहा है कि सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है इसे राज्यसभा भी ला सकती है। दूसरा आपसे कह रहा है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक, अर्थात राज्य पुनर्गठन जो आपके विधेयक हैं पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, कि सबसे पहले ये प्रस्तुत किए जाएंगे लोकसभा में, ऐसा ये कथन कह रहा है। और इन्हीं कथनों पे आपके ये 4 विकल्प आधारित हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं। तो उत्तर देंगे आप लोग 11वें प्रश्न में। बिल्कुल जो है पायल रानी जी एकदम सही हैं आप, उत्तर आपका एकदम सही है। देखिए सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, यह आपका एकदम गलत है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यहां पे लोकसभा की जो स्थिति है वो आपकी बेटर है, या आपकी जो है ऊंची स्थिति है। कई मामलों में जो है लोकसभा की स्थिति राज्यसभा से अच्छी है, जैसे सरकार का गठन कहां से होता है, लोकसभा से। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है, लोकसभा में। जितनी भी अनुदान मांगे हैं ये कहां रखी जाती हैं, लोकसभा में रखी जाती हैं। सरकार उत्तरदायी किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति। तो ये आपका जो है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि सरकार का गठन कहां से हुआ है, सरकार का गठन हो रहा है लोकसभा से, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। दूसरा आपसे कह रहा है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो आपके विधेयक होते हैं ये सबसे पहले आपके जो है राज्यसभा में प्रस्तुत होते हैं, और इस मामले में राज्यसभा की जो स्थिति है, राज्यसभा की स्थिति यहां पर लोकसभा से बेटर है। और 3 मामलों में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा से बेटर है। एक, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक पहले राज्यसभा में रखे जाएंगे। दूसरी चीज, आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 से संबंधित जो भी प्रस्ताव होता है यह भी राज्यसभा में प्रस्तुत होते हैं। और साथ ही साथ अनुच्छेद 312 जो आपके जो है
सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार प्रदान करता है, इसका भी जो प्रावधान है यहां पे भी प्रभावशाली कौन है? राज्यसभा। तो इतने संदर्भों में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा से बेटर है। तो यहां पे दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फॉर डेयरी मिल्क इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न जो है पुनः आपका पॉलिटी पर आधारित है और यहां पे आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आहूत की जाती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन एरर होती है या प्रश्नों को ध्यान से न पढ़ने के कारण जो है आपका प्रश्न गलत होता है। आपसे कह रहा है संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आहूत की जाती है। दूसरा आपसे कह रहा है संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक विशेष बहुमत से ही पारित हो सकता है। 4 विकल्प आप देख रहे हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो उत्तर देंगे आप लोग कौन सा इसमें सही होगा। यह 12वां प्रश्न है, तो 12वें प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे। 12वें प्रश्न में क्या सही है? ओके, उत्तर आने मेरे पास में शुरू हो गए हैं। बिल्कुल जो है एक सही उत्तर आया है मेरे पास में, बिल्कुल पूजा त्रिपाठी जी एकदम सही हैं आप। देखिए संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आहूत की जाती है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है या आहूत जिसके द्वारा की जाती है, मैंने आहूत को घेरा हुआ भी है, आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर आपसे पूछता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यहां पे आपसे जो है अध्यक्षता नहीं पूछ रहा है, बल्कि यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है? आहूत। तो आहूत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के कारण। इस कारण से पहला जो आपका कथन है ये गलत है। दूसरा आपसे कह रहा है संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक विशेष बहुमत से पारित होता है, ये आपका एकदम गलत है। क्योंकि संयुक्त बैठक में कोई भी जो आपका विधेयक होता है ये हमेशा केवल और केवल जो है साधारण बहुमत से ही पारित होता है, विशेष बहुमत से पारित नहीं होता है। तो साधारण बहुमत से ये आपका जो है यहां पे पारित होता है, ना कि विशेष बहुमत से। तो इस कारण से आपका दूसरा भी गलत है, दोनों गलत हैं, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फॉर ढोकला इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 13वां प्रश्न है और यह आपका जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहां पे आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कि कौन सा आपका ऐसा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके जो है लोकगीत और लोक नृत्य हैं और उनसे संबंधित सामने जो आपके क्षेत्र दिए गए हैं, तो उसके अनुसार यह प्रश्न आपको जो है सॉल्व करना है। पहला आपसे कह रहा है शेरा बुंदेलखंड, दूसरा आपसे कह रहा है कलाबाजी अवध, तीसरा आपसे कह रहा है बिरहा पूर्वांचल और चौथा आपसे कह रहा है राई रोहेलखंड। तो ये आपको जो है 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं और ये आपके लोकगीत और लोक नृत्य विभिन्न क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो यहां पे आपको कौन सा आपका ऐसा है जो सही नहीं है या असत्य है, तो उत्तर देंगे। बिल्कुल जो है एक सही उत्तर आया मेरे पास में, मेहर ज्योति जी बिल्कुल एकदम सही है आप। देखिए शेरा बुंदेलखंड, बिल्कुल जो है बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के अवसर पे जो लोकगीत गाया जाता है वो है आपका शेरा, एकदम सही है। दूसरा आपसे कह रहा है कलाबाजी अवध, यह भी आपका एकदम सही है। अवध के आपके 2 लोक नृत्य हैं, एक है आपका जोगनी लोक नृत्य, यह आपका जो है रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, और दूसरा है कलाबाजी। तो जोगनी और कलाबाजी दोनों अवध के हैं, एकदम सही है। बिरहा पूर्वांचल एकदम सही है, और बिरहा के विषय में याद रखेंगे कि ये जो आपका बिरहा है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो कई बार आपसे यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा, और ये कहां पे गाया जाता है? पूर्वांचल, एकदम सही है। तो बच के आ गया राई, यही आपका गलत है। राई रोहेलखंड गलत है। राई जो आपका है ये बुंदेलखंड का आपका जो है लोक नृत्य है, और ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला मयूर नृत्य है। तो यहां से भी आपसे प्रश्न पूछता है कि बुंदेलखंड में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य कौन सा है, तो ये जो आपका बुंदेलखंडी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य है ये है आपका राई। तो ये रोहेलखंड का नहीं है, रोहेलखंड के अन्य हैं आपके, जैसे रागनी है, बेहतरबील है, ढोला है, ये सारे के सारे जो आपके लोकगीत हैं ये सारे के सारे आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश या रोहेलखंड से आपके संबंधित हैं। तो यहां पे जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फॉर डेयरी मिल्क इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है ये पुनः जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी बिहार लाख बहुशी पक्षी बिहार है।
है या नहीं है, परीक्षण आपने करना है। दूसरा आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार है या नहीं है, इसका भी आपको परीक्षण करना है। और इन्हीं दो कथनों पे आपके निम्नलिखित 4 विकल्प आधारित हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं। तो 14वें प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। 14वें में कौन सा आपका विकल्प सही होगा, केवल एक सही होगा, केवल 2 सही है या दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं। ओके, उत्तर आने मेरे पास में शुरू हो गए हैं। ज्यादातर उत्तर जो आ रहे हैं वो उत्तर आपके गलत आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। बिल्कुल जो है श्वेता सिंह राजपूत जी, बिल्कुल एकमात्र आप ही का उत्तर बिल्कुल एकदम सही है। बिल्कुल शशिकांत कुशवाहा जी, आपका उत्तर भी एकदम सही है। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पहला पक्षी विहार है वो है आपका चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार और ये उन्नाव में है। इसका पुराना नाम है नवाबगंज पक्षी विहार। तो ये आपका जो है एकदम गलत है। कि पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो याद रखेंगे जो उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है वो है आपका शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। कहां पे है? यह है आपका उन्नाव में। दूसरा आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार है। यह आपका एकदम सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आपका सबसे छोटा पक्षी विहार है तो पहले था यह आपका पटना पक्षी विहार, एटा में था, और वर्तमान में जो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार हो गया है यह आपका शेखा पक्षी विहार हो गया है। और जो आपका शेखा पक्षी विहार है यह पक्षी विहार आपका जिस जिले में है वो जिला है आपका अलीगढ़। तो यहां पे आपका पहला गलत है, दूसरा सही है, केवल 2 सही है, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर ब्रेड पकौड़ा इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है 15वां प्रश्न है और 15वां प्रश्न आपका जो है ये आपका भारत में संवैधानिक विकास और संवैधानिक विकास के संबंध में जो पहला आपका अधिनियम या कानून या एक्ट आया था वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है और आपसे यहां पे कहा जा रहा है रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। तो असत्य कथन को आपको पकड़ना है, कौन सा ऐसा कथन है जो आपका सही नहीं है। पहला आपसे कह रहा है बंगाल के गवर्नर को मद्रास और कोलकाता प्रेसिडेंसी पर अधीक्षण का अधिकार दिया गया कि इस एक्ट के द्वारा कि बंगाल का जो गवर्नर था अब वो जो है मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी का भी अधीक्षण करेगा, मींस उसी के निर्णय प्रभावशाली होंगे। दूसरा आपसे कह रहा है कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तीसरा आपसे कह रहा है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई। और चौथा आपसे कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश फिलिप फ्रांसिस था। तो ये 4 आपको कथन दिए गए हैं और यहां पर आपको असत्य या गलत कथन को पकड़ना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है या गलत है। बिल्कुल जो है बिल्कुल पूर्णिमा सिंह जी बिल्कुल एकदम सही है आपका उत्तर। बिल्कुल जो है दीपा शर्मा जी गुड, वेरी गुड। ओके, नीति गंगवार जी बिल्कुल एकदम सही हैं आप। देखिए बंगाल के गवर्नर को मद्रास और कोलकाता प्रेसिडेंसी पर अधीक्षण का अधिकार दिया गया, एकदम सही है कि उस समय की अगर आप स्थिति को देखें तो आपका जो है एक बैठा हुआ था बंगाल में गवर्नर, एक गवर्नर बैठा हुआ था मद्रास में और एक जो है आपकी बंबई प्रेसिडेंसी थी। तो होता क्या था कि इनके बीच में कोई बेहतर तालमेल नहीं था। पता पड़ा कि बंबई का जो आपका गवर्नर है वो संधि किए हुए मराठों से और बंगाल का गवर्नर या मद्रास का गवर्नर मराठों से युद्ध कर रहा है, तो इनके बीच में एक समन्वय हो जाए इसके लिए यह कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर होगा, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाएगा और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी इन पर जो है ये अधीक्षण करेगा, मींस इसी के निर्णय प्रभावी होंगे। और युद्ध और शांति कि अगर जो है युद्ध करना है इन लोगों को या कोई संधि करना है तो बिना बंगाल के गवर्नर जनरल की परमिशन के ये नहीं होगा। तो पहला जो आपका कथन है ये कथन आपका एकदम सही है। दूसरा आपसे कह रहा है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, एकदम सही है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इस न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके विषय में ये आपसे पूछता है तो ये थे आपके एलिजा इम्पे। तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश बने। अन्य जो न्यायाधीश थे उनको आप याद रख सकते हैं एससीएल से। एससीएल आपकी कंपनी भी है एक, उसी से आप याद रखते हैं। एस से है हाइड, सी से है चैम्बर और एल से है आपके लिमेस्टर। तो ये आपके 4 न्यायाधीश थे, हाइड, चैम्बर, लिमेस्टर और मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे, एकदम सही। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई, एकदम सही है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई थी और ये जो आपकी परिषद थी उस परिषद में जो आपके सदस्य थे वो निम्नलिखित सदस्य थे। यहां से भी आपका प्रश्न बनता है। फिलिप फ्रांसिस था, दूसरा आपका जो है क्लेवरिंग था, तीसरा जो है वॉरवेल था और एक था आपका मॉनसन। तो ये जो है
परिषद बनाई गई थी और इसमें ये आपके सदस्य थे। एकदम सही है। और जो भी निर्णय होना था तो एक गवर्नर जनरल आपका शामिल हो गया, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? टोटल संख्या हो जाती थी 5। और जो भी निर्णय होते थे ये 3-2 के बहुमत से होते थे कि 3 लोग जिनके फेवर में आ गए वही जो है निर्णय प्रभावशाली हो जाते थे। तो ये लोग जो है कभी कभी जो है आपस में एक हो जाते थे तो बेचारे गवर्नर की ऐसी तैसी हो जाती थी। और एक चीज याद रखिएगा, यहां से आपका एक प्रश्न और भी बनता है। अगर आपसे यहां से पूछता है कि निम्नलिखित 4 सदस्यों में कौन गवर्नर जनरल का घोर विरोधी था, तो घोर विरोधी जो था वो था फिलिप फ्रांसिस। ये गवर्नर जनरल का विरोधी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछ ले कौन गवर्नर जनरल का प्रबल समर्थक था, तो जो प्रबल समर्थक था वो था बॉरवेल। और बॉरवेल समर्थक इसलिए था क्योंकि बॉरवेल भारत में ही रह रहा था, जबकि अन्य जो सदस्य आए थे ये इंग्लैंड से आए थे, इसलिए जो है गवर्नर जनरल के साथ में इनकी आसानी से बनती नहीं थी। ठीक, तो जाहिर सी बात है 3 सही हो गए, चौथा ही असत्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश फिलिप फ्रांसिस था, यह गलत है। फिलिप फ्रांसिस न्यायाधीश नहीं था, बल्कि यह कौन था? गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका एक सदस्य था। और जो न्यायाधीश थे SCL हाइड चैम्बर लिमेस्टर और मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। तो यहां पे आपका चौथा कथन गलत है, इसलिए सही उत्तर आपका 4 हो जाएगा, या जो है डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 16वां प्रश्न है और यह आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपसे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नूतन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, कथन को ध्यान से पढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नूतन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा आपसे कह रहा है दक्षिण पठार के कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो उत्तर देंगे आप लोग कि 16वें प्रश्न में क्या सही उत्तर होगा। उत्तर देंगे आप लोग। ओके, उत्तर आने मेरे पास में शुरू हो गए हैं। ओके, नहीं, दोनों सही नहीं होंगे आशुतोष जी, दोनों सही बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल जो है कुमारी गोल्डी जी, बिल्कुल आपका उत्तर एकदम सही है। श्वेता सिंह जी, बिल्कुल एकदम सही उत्तर। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नूतन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह गलत है। अगर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें, उत्तर प्रदेश का अगर मैं तेजी से एक मैप बनाऊं इस प्रकार से, यह आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आपकी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी तो पाई जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पे एक शब्द उसने क्या लगा दिया है, यहां पे लगा दिया नूतन जलोढ़। नूतन जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे। जो आपकी नूतन जलोढ़ मिट्टी तो केवल आपकी एक पतली सी आप पट्टी ऐसे कर दीजिए, यहां पे आपकी पाई जाएगी। बाकी जो भी आपके उत्तर प्रदेश का बड़ा सा जो आपका क्षेत्र है, यहां पे जो आपकी मिट्टी है वो है आपकी पुरातन जलोढ़। कॉप मिट्टी को ही 2 भागों में विभाजित किया जाता है, नई और पुरानी जलोढ़ में। तो जो है नूतन जलोढ़ नहीं है, बल्कि ये जो है आपकी पुरातन या पुरानी जलोढ़ है। दूसरा आपसे कह रहा है दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल जो है दक्षिण का जो आपका पठारी क्षेत्र है, यहां पे जो आपका ये आप देख रहे हैं ललितपुर है, यहां पे आपका महोबा है, बांदा है, झांसी है, ये जो आपका पूरा का पूरा बेल्ट है या एरिया है, यहां पे आपकी जो है काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए अच्छी होती है। ठीक, तो यहां पे आपका दूसरा सही है। तो एक गलत है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसलिए मैं आप लोगों से कह भी रहा था कि प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आते हुए प्रश्न यदि गलत हो जाएं तो ये जो है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। चलिए अगला प्रश्न जो है पुनः उत्तर प्रदेश से संबंधित है और यहां पे आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू की गई थी। दूसरा आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। और 4 विकल्प हैं आपके, केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो 17वें प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे। 17वें में कौन सा सही उत्तर होगा? बिल्कुल जो है कनक त्रिपाठी जी, आपका उत्तर एकदम सही है। गुड, वेरी गुड। ओके, नहीं बोथ बिल्कुल नहीं होगा, केवल एक भी नहीं होगा। वैसे सबसे सेफ जोन होता है उठा के तुक्का मारना हो, दोनों में मार दो, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हमेशा आपका जो है तुक्का सही बैठे। देखिए उत्तर प्रदेश में बाघ परियोजना 1973 में लागू की गई थी, एकदम गलत है। आप 1973 देखकर कंफ्यूज हो गए। 1973 में बाघ परियोजना आपकी लॉन्च की गई थी और यह भारत सरकार ने लॉन्च की थी।
और राज्य सरकार ने या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस बाघ परियोजना की जो आपकी शुरुआत की दुधवा टाइगर रिजर्व से या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से, यहां से इसकी शुरुआत हुई। और यह बाघ परियोजना उत्तर प्रदेश में जो आपकी शुरू की गई थी ये 1987-88 में शुरू की गई थी, ना कि 1973 में। इस कारण से आपका पहला गलत है। दूसरा आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से की गई, एकदम सही है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और ये राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पे है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिस जिले में, वो है लखीमपुर खीरी। याद रखना भी बड़ा आसान है, दूध से खीर बनती है तो उसी से आप याद रखेंगे, दूध से दुधवा है और खीर से है आपका खीरी। तो ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर आपका 1987-88 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और जो वर्तमान में आपके प्रोजेक्ट टाइगर या आपके टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में आपके 3 हैं, एक आपका दुधवा में है, दूसरा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपसे समय समय पे पूछा जाता है, यह है आपका अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और इसके विषय में आप याद रखिएगा यह आपका बिजनौर में है। तो यह दूसरा टाइगर रिजर्व, और इसके बाद में जो तीसरा टाइगर रिजर्व है वो है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में आपके 3 टाइगर रिजर्व हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो यह है आपकी 3, एक दुधवा, दूसरा अमानगढ़ और तीसरा है आपका पीलीभीत। तो यहां पे आपका पहला गलत है, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर बटर स्कॉच इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है राष्ट्रीय आंदोलन से, और यहां पे आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है फिरोज शाह मेहता उदारवादी नेता थे। तो 2 प्रकार के आपके जो है शुरुआती कांग्रेस के शुरुआती दौर में 2 प्रकार के नेता थे, एक आपके उदारवादी थे या नरमपंथी भी उन्हें आप कह सकते हैं, नरम दल वाले भी कह सकते हैं, और दूसरे आपके उग्रवादी या जिन्हें आप कहते हैं गरम दल वाले। चलिए दूसरा आपसे कह रहा है फिरोज शाह मेहता ने 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। कौन सा अधिवेशन कह रहा है, सूरत अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, फिरोज शाह मेहता, ऐसा ये कथन कह रहा है। और इन्हीं 2 कथनों पे आपके 4 विकल्प आधारित हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। बिल्कुल जो है 18वें प्रश्न का जो भी उत्तर आ रहा है, ज्यादातर लोगों के जो उत्तर आ रहे हैं सही उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन बढ़िया से तैयार भी है। बिल्कुल जो है फिरोज शाह मेहता आपके जो है एक उदारवादी नेता थे। फिरोज शाह मेहता हैं, दादा भाई नेहरूजी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे के सारे जो आपके नेता थे ये उदारवादी या आपके जो है नरमपंथी नेता थे। फिरोज शाह मेहता ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, गलत है। फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता बिल्कुल नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। इस कारण से दूसरा गलत है, केवल एक सही है, केवल एक सही है, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका 19वां प्रश्न है, और 19वें प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। तो ये आपका जो है भारतीय पुनर्जागरण या सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन, या जिसे जो है सबसे सटीक शब्दावली में कहा जाता है नव जागरण, उससे संबंधित ये आपका प्रश्न है। तो यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका ऐसा है जो स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है और गलत है या असत्य है। पहला आपसे कह रहा है ये गुजरात के मूल निवासी थे, दूसरा आपसे कह रहा है इनके गुरु का नाम सहजानंद था, तीसरा आपसे कह रहा है इन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की थी, चौथा आपसे कह रहा है इन्होंने गौरक्षणी सभा की स्थापना की थी। तो ये आपके जो है 4 कथन दिए गए हैं और यहां पे आपको असत्य कथन को पकड़ना है। तो कौन सा कथन आपका ऐसा है जो असत्य कथन है। ओके, पहले जब हेली नेशनल पार्क से की गई थी तब तो यह उत्तर प्रदेश में ही था, ना कि हाँ भाई तो उत्तर प्रदेश में था, तो उत्तर प्रदेश से कटके अब जब आपका उत्तराखंड 2000 में अलग हो गया तो अब आप उसको उत्तर प्रदेश में क्यों शामिल करना चाह रहे हैं, उसको आप उत्तर प्रदेश में क्यों शामिल करेंगे आप। चलिए ओके, उत्तर आने शुरू हो गए। बिल्कुल आशुतोष जी आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है मैंने। चलिए तो 19वां प्रश्न है, 19वें प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे। 19वें में क्या सही उत्तर होगा। बिल्कुल जो लोग भी बी उत्तर दे रहे हैं वो लोग एकदम सही हैं, बताना चाहूंगा। देखिए दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, एकदम सही है। गुजरात के काठियावाड़ के मोराबी रियासत थी एक, वहां के ये रहने वाले थे। और इनका जो दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था वो वास्तविक नाम था मूलशंकर। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो वास्तविक नाम मूलशंकर और मूल निवास स्थान इनका गुजरात था। इनके गुरु का नाम सहजानंद था, गलत है। इनके जो गुरु थे इनका नाम सहजानंद नहीं था बल्कि ये अंधे स्वामी थे और इनका जो नाम था वो था बिरजानंद।
तो यही कथन आपका असत्य है। तीसरा आपसे कह रहा है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से अगर आप देखेंगे तो पंजाब वाला जो आपका पंजाब गुजरात वाला या पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है वहां पे आर्य समाज की स्थापना हुई, दक्षिण भारत में वैश्य समाज की स्थापना हुई, महाराष्ट्र में आपके प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, लाहौर में जो है देव समाज की स्थापना हुई, और ये सारे के सारे समाज जिस आइडियोलॉजी विचारधारा या दर्शन को फॉलो करते थे वो है आपका ब्रह्म समाज, और इन सभी में जो प्रेरणा स्रोत थे वो है आपके केशव चंद्र सेन। तो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी, और आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1875 में। इन्होंने गोरक्षणी सभा की स्थापना की। बिल्कुल जो है गोरक्षा के उद्देश्य से जो है 1882 में इन्होंने गोरक्षणी सभा की स्थापना की थी। तो यहां पे जो आपका असत्य कथन है वो बी कथन असत्य है, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर बटर स्कॉच इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका जो है 20वां प्रश्न है, और ये आपका पॉलिटी से संबंधित है, और पॉलिटी में आपका राष्ट्रपति शासन से, और राष्ट्रपति शासन की बार बार चर्चा अभी आपकी बनी हुई है खासतौर से बंगाल में, तो हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित आपको प्रश्न आपकी किसी ना किसी परीक्षा में मिल जरूर जाए। राष्ट्रपति शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है राष्ट्रपति शासन की महत्तम समय सीमा 1 वर्ष है या नहीं है, परीक्षण आपको करना है। दूसरा आपसे कह रहा है इसके उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव को दोनों सदनों से अलग अलग 1 माह की अवधि में पारित होना आवश्यक है, और इन्हीं 2 कथनों पर 4 विकल्प आधारित हैं, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं। तो उत्तर देंगे आप लोग कि इसमें कौन सा सही विकल्प होगा। बिल्कुल जो है साखी गुप्ता जी एकदम सही हैं, आप एकदम सही। देखिए आपसे कह रहा है इसकी महत्तम समय सीमा 1 वर्ष है, गलत है। जो आपका राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन की जो महत्तम समय सीमा है वो है आपकी 3 वर्ष, ना कि 1 वर्ष। इस कारण से पहला आपका गलत है। दूसरा आपसे कह रहा है इसके उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव को दोनों सदनों से अलग अलग 1 माह में पारित होना चाहिए, यह भी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके उद्घोषणा संबंधी प्रस्ताव को दोनों सदनों से अलग अलग 1 माह में पारित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पारित होने की आपकी जो समय सीमा है वो है आपकी 2 माह। तो यहां पे दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फॉर ढोकला इज द राइट आंसर। बाकी राष्ट्रपति शासन के विषय में आप जान रहे होंगे आर्टिकल 356 के अंतर्गत है, कनाडा से इसे लिया गया है, और इसका जो आधार बनाया जाता है वो आधार बनाया जाता है यदि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब इसकी उद्घोषणा की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है ये 21वां प्रश्न है, और 21वां प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहां पे आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है, तो सत्य कथन को आपको पकड़ना है, असत्य को बिल्कुल मत पकड़िएगा आप लोग, ठीक है। तो सत्य को मैं घेरे दे रहा हूं और आप लोग भी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही घेरिएगा। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अभी इस पर चर्चा हो भी रही थी, तो याद होगा आपको है या नहीं है। दूसरा आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। तीसरा आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 10 लाखी नगर गाजियाबाद है। और फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपका जो है कथन सत्य है, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, और 1, 2 और 3। तो सोच के उत्तर दीजिएगा। यह आपका जो है उत्तर प्रदेश में जनगणना और नगरीकरण से आपका यह संबंधित संदर्भ है। बिल्कुल जो है आशुतोष मिश्रा जी एकदम सही हैं आप, बिल्कुल एकदम सही हैं आप, ओके। चलिए देखे लेते हैं इसको, ज्यादातर लोग जो उत्तर दे रहे हैं 1, 2, 3 ही उत्तर दे रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अभी आप पे चर्चा भी कर रहा था, तो ये आपका एकदम सही है। उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में जो आपके औसत लोग रहते हैं वो है 829 व्यक्ति, एकदम सही है। दूसरा आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, एकदम सही है, एकदम सही है। तीसरा आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 10 लाखी नगर गाजियाबाद है। ये कई बार लोगों को कंफ्यूजन होती है, नगर आपसे कह रहा है, जिला नहीं कह रहा है, नगर आपसे कह रहा है। और उत्तर प्रदेश में यदि आप 10 लाखी नगर देखते हैं तो 10 लाखी नगरों की जो संख्या है ये संख्या है आपकी 7, और भारत में सबसे ज्यादा 10 लाखी नगर अगर किसी राज्य में पाए जाते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश और केरल, दोनों ही जगह 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है, पहली चीज। और इन 10 लाखी नगरों का जो क्रम है उसमें आपको याद रखना है LKG। नगर आपसे पूछ रहा है तो पहला है आपका लखनऊ, दूसरा है आपका कानपुर, तीसरा है आपका गाजियाबाद। फिर इसके बाद में अगला जो आपका 10 लाखी नगर पे है चौथे नंबर पे वो है आपका आगरा, फिर इसके बाद में है मेरठ, फिर इसके बाद में है वाराणसी, और फिर इसके बाद में है आपका
प्रयागराज। तो 10,00,000 नगरों की संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपके 10,00,000 नगर हुए। तो सबसे बड़ा 10,00,000 नगर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद। थर्ड पे है गाजियाबाद, ना कि पहले पे, इस कारण से ये आपका गलत है। तो जो सही हो जाएंगे केवल 1-2 सही, केवल 1-2 सही, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। तो असत्य कथन को आपको पकड़ना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। पहला आपसे कह रहा है यजुर्वेद की उत्पत्ति, किसके विषय में कह रहा है? यजुर्वेद कि इसकी उत्पत्ति वायु से मानी गई है या नहीं, परीक्षण आप करेंगे। दूसरा आपसे कह रहा है अर्धव्यु ब्राह्मण राजसूय यज्ञ में शामिल होता था। तीसरा आपसे कह रहा है वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी के लुप्त होने का स्थान परावत बताया गया है। और चौथा आपसे कह रहा है दाशराग युद्ध, दाशराग युद्ध बहुत ही चर्चित युद्ध है कि 10 राजाओं का ये जो युद्ध हुआ था ये परुष्णी मतलब रावी नदी के किनारे हुआ था। तो यहां पे आपको पकड़ना है असत्य कथन कि कौन सा आपका ऐसा कथन है जो असत्य है या सही नहीं है। असत्य को पकड़ेंगे आप लोग। ओके, उत्तर आने मेरे पास में शुरू हो गए हैं। नहीं, जो भी उत्तर आ रहे हैं मेरे पास में, मैक्सिमम उत्तर जो आ रहे हैं, या अभी तक कोई भी सही उत्तर नहीं आया है। चलिए देखे लेते हैं इस प्रश्न को। देखिए पहला आपसे कह रहा है यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु से मानी गई है। 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से है, यजुर्वेद की वायु से है, सामवेद की सूर्य से है। तो अब आप कहेंगे सर अथर्ववेद की उत्पत्ति नहीं हुई है। अथर्ववेद जो है किसी भी आपका जो है प्राकृतिक तत्व से जो है उत्पन्न नहीं है, बल्कि अथर्ववेद ऋषि अथर्वा के नाम पे इसका नाम पड़ा है, और ये जो है आर्यों और अनार्यों की सम्मिलित रचना मानी जाती है। ठीक है, तो यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु से हुई है, बिल्कुल एकदम सही है। ऋग्वेद की अग्नि से है, यजुर्वेद की वायु से है, और सामवेद की उत्पत्ति है सूर्य से। दूसरा आपसे कह रहा है अर्धव्यु ब्राह्मण राजसूय यज्ञ में भाग लेता था। अर्धव्यु ब्राह्मण जो आपका होता था ये यजुर्वेद का ब्राह्मण होता था, और राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था, और उस राजसूय यज्ञ में अर्धव्यु ब्राह्मण शामिल होता था। यह आपका एकदम सही है। तीसरा आपसे कह रहा है वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी के लुप्त होने का स्थान परावत बताया गया है। यह आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सरस्वती नदी के लुप्त होने का जो स्थान बताया गया है यह परावत नहीं है, बल्कि यह है आपका विनिशन। परावत जो है, परावत कहा गया है किसको? अरब सागर को परावत कहा गया है, कि आज जिसे हम अरब सागर कहते हैं यह है आपका परावत। और जो परावत है यह आपका जो है सिंधु नदी के लुप्त होने का स्थान था। तो सिंधु नदी यहां पे आके विलुप्त होती थी, और आज भी जो है सिंधु नदी आपकी आकर कहां पे गिरती है? अरब सागर में आके गिरती है, और अरब सागर को ही ऋग्वेद में कहा गया है परावत। तो सिंधु नदी के लुप्त होने का स्थान था, ना कि सरस्वती के। यह आपका गलत है। दाशराग युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, बिल्कुल जो है परुष्णी, इसी को आज आधुनिक इसका नाम है रावी नदी। तो इस नदी के किनारे ये 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, और ऋग्वेद की यह महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। तो यहां पे जो आपका असत्य कथन है वो सी कथन आपका गलत है या असत्य है, इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी फॉर चॉकलेट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में जानकारी मिलती है। तो करप्शन के विषय में जानकारी मिलती है। 4 आपको ग्रंथ या पुस्तकें दी हुई हैं। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरी है कर्पूर मंजरी, तीसरा है पृथ्वीराज विजय, और चौथा है मृच्छकटकम। तो ये 4 आपको जो है पुस्तकें दी गई हैं, और आपसे यहां पे जोड़ा बना के पूछा जा रहा है 1 और 2। 1 और 2 का मतलब है अर्थशास्त्र कर्पूर मंजरी, 1 और 4 अर्थशास्त्र मृच्छकटकम, फिर है आपका 2 और 4 अर्थात कर्पूर मंजरी और मृच्छकटकम, और तीसरा है अंतिम है आपका 3 और 4 की पृथ्वीराज विजय और मृच्छकटकम। तो कौन सी आपके ऐसे 2 ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं जिनसे जो है हमको प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में जानकारी मिलती है? तो उत्तर देंगे आप लोग कि कौन सा यहां पे आपका सही कथन होगा, सही विकल्प होगा। बिल्कुल जो है 23वें का सही उत्तर आया, बिल्कुल नीतीश कुमार जी एकदम सही है, बिल्कुल जो है हरिओम शुक्ला जी एकदम सही हैं आप। देखिए यहां पे प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में जो जानकारी मिलती है 2 ग्रंथों से मिलती है। एक अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है, और अर्थशास्त्र में जो अधिकारी
भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी थे वो थे आपके युक्त, और ये आपके जिस विभाग से संबंधित अधिकारी थे वो है आपका टैक्सेशन या आपका जो है राजस्व विभाग। तो राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी युक्तों के विषय में कौटिल्य कहता भी है कि जिस प्रकार से जल में विचरण करती हुई मछली को कोई जल पीते नहीं देख सकता, वैसे ही राजस्व पदों पर बैठे युक्तों को धन का अपहरण या उसकी चोरी करते हुए कोई नहीं देख सकता। तो अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है, एकदम सही। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी में राजशेखर के द्वारा लिखित ग्रंथ है, इसमें प्रशासन में भ्रष्टाचार के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। पृथ्वीराज विजय यह आपका जयनायक भट्ट के द्वारा या जगनिक के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसमें भी जो है प्रशासन या भ्रष्टाचार के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। बच कौन सा रहा है? मृच्छकटकम, ये गुप्त काल का ग्रंथ है और इसके जो लेखक हैं या इसके जो रचयिता हैं वो हैं शूद्रक, और शूद्रक जो है इसमें गुप्त प्रशासन में या गुप्त अधिकारियों में भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हैं। तो दो हो गए आपके अर्थशास्त्र और मृच्छकटकम। एक और चार आपका किस विकल्प में आ रहा है? ये आ रहा है बी विकल्प में, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फॉर ब्रेड पकौड़ा इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, ये अगला प्रश्न आपका गौतम बुद्ध से संबंधित है और यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। तो सत्य कथन को आपको पकड़ना है, असत्य कथन को नहीं पकड़ना है। पहला आपसे कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। दूसरा आपसे कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया। सॉरी, इसमें असत्य होगा। तीसरा आपसे कह रहा है बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षा काल वैशाली में व्यतीत किए। और चौथा आपसे कह रहा है बुद्ध का अंतिम शिष्य चुंद था। तो उत्तर देंगे आप लोग। मुझे लग रहा है प्रश्न में जो है कुछ, देखिए प्रश्न पे तो चर्चा किए लेते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, यह आपका एकदम सही है। पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया था और जो पहला उपदेश है इसी को कहा गया क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है धर्म रूपी पहिए का चलना। कि सबसे पहले यहां पे उपदेश दिया और उन्हीं को उपदेश दिया जो 5 ब्राह्मण बुद्ध को छोड़कर बोधिगया से चले आए थे। तो उन्हीं के सबसे पहले बुद्ध ने कान फूके और ये बुद्ध के पहले अनुयायी बने। तो यहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई या धर्म रूपी पहिया यहां से चला, इसलिए इसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। दूसरा आपसे कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया। बिल्कुल एकदम सही है, सारनाथ में पहला उपदेश भी दिया और पहला वर्षा काल भी व्यतीत किया। फिर आपसे कह रहा है बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक वर्षा काल वैशाली में व्यतीत किए। यह गलत है। बुद्ध ने अपने जीवन के जो सर्वाधिक वर्षा काल हैं ये वैशाली में नहीं व्यतीत किए थे, बल्कि ये व्यतीत किए थे इन्होंने कहां पे? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में इसलिए व्यतीत किए क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन का जो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक समय भी जो व्यतीत किया ये श्रावस्ती में व्यतीत किया। तो श्रावस्ती में व्यतीत किया, इसलिए श्रावस्ती में ही बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य भी बने और श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू का भी हृदय परिवर्तन करके उसे भिक्षु बना दिया था। बुद्ध का अंतिम शिष्य चुंद था। बिल्कुल जो है इसके यहां पे बुद्ध ने सुकर माधव खाया था। तो यहां पे जो आपका असत्य कथन है वो आपका तीसरा कथन असत्य है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। तो असत्य कथन को आपको पकड़ना है कि कौन सा आपका ऐसा कथन है जो सही नहीं है। पहला आपसे कह रहा है स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट के विषय में कह रहा है। दूसरा आपसे कह रहा है रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। तीसरा आपसे कह रहा है महलबाड़ी व्यवस्था भारत के सर्वाधिक भूभाग पर लागू की गई थी। और चौथा आपसे कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया नामक लेख लिखा था। तो ये 25वें प्रश्न में आपको जो है 4 कथन दिए गए हैं और यहां पे आपको असत्य कथन को पकड़ना है कि कौन सा आपका ऐसा कथन है जो असत्य है। तो उत्तर देंगे आप लोग। ओके, उत्तर देंगे आप लोग। चलिए 25 का जो आपका नहीं, 25 का डी उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल जो है पूजा त्रिपाठी जी एकदम सही हैं आप, बिल्कुल शिवम कुमार जी एकदम सही, बिल्कुल इंदु जी एकदम सही। देखिए स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। बिल्कुल जो है जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था और उन्हीं के लिए कहा गया था कि आप पट्टा भी जारी कर सकते हैं और सारी की सारी भूमि के मालिक भी आप हैं, बस लगान समय से चुकाते रहिए, नहीं तो फिर उसके लिए वो लेकर आए थे अंग्रेज सनसेट कानून या सूर्यास्त कानून। तो जमींदारों के साथ में परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त किया गया था, एकदम सही है। दूसरा आपसे कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी, एकदम सही है, यह मद्रास में लागू की गई थी और मद्रास के जिस जिले में यह सबसे पहले लागू की गई थी वो जिला है आपका
बारामहल जिला। तो मद्रास के सर्वप्रथम जो है बारामहल जिले में ये आपकी लागू की गई थी। कर्नल रीड और मुनरो दो लोगों के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी और आगे चल के इस व्यवस्था को पूरे के पूरे दक्कन में या पूरा का पूरा जो आपका दक्षिणी या आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पे लागू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मुनरो को। तीसरा आपसे कह रहा है महलबाड़ी व्यवस्था भारत में सर्वाधिक भूभाग पर लागू थी। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत में सर्वाधिक भूभाग पे जो आपकी व्यवस्था लागू थी वो थी आपकी रैयतवाड़ी। और ये जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये उस समय के भारत के 51% भूभाग पे लागू थी। जो आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी ये आपकी जो है 19% पे लागू थी और शेष जो आपका 31% भूभाग था उस पे जो आपकी व्यवस्था लागू थी वो थी आपकी महलबाड़ी। तो ये आपका गलत है। दादा भाई नौरोजी ने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया नामक लेख लिखा था। बिल्कुल ये लेख इनके द्वारा लिखा गया था। तो यहां पे जो आपका असत्य कथन है वो सी कथन असत्य है, इसलिए यहां पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी फॉर छोला भटूरा इज द राइट आंसर। तो चलिए यहां पे आके आपका समय भी पूरा हो जा रहा है और साथ ही साथ प्रश्न भी, और 25 प्रश्नों के साथ में लगभग अगर आप काउंट करेंगे तो हम लोगों ने 100 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा की हुई है। प्रश्नों का स्तर भी अच्छा रखा गया था ताकि हर प्रश्न आपको सोचने के लिए जो है मजबूर करे, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा और कठिन लेवल पे यदि आप एक लेवल पे अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके साधारण प्रश्न होते हैं वो आपके लिए अति साधारण हो जाते हैं और जो कठिन प्रश्न होते हैं वो भी आपको साधारण प्रश्न के समान लगने लगते हैं। तो यही उद्देश्य होता है आपका, हमारा भी, कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रश्न लेकर आए जाएं और एक प्रश्न के साथ में कम से कम 4-6 प्रश्नों पर चर्चा की जाए ताकि उस टॉपिक से संबंधित सारे संदर्भ, सारी विषय वस्तु आप लोगों को क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ आप लोगों को सूचित करना चाहूंगा कि 5 अप्रैल से हमारा सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच हालांकि रन कर रहा है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, लेकिन नया जो है ऑफलाइन बैच भी आपका जो है लॉन्च हो रहा है 5 अप्रैल से ही, और 5 अप्रैल से हमारा ऑनलाइन बैच भी आप लोग ले सकते हैं। तो बिल्कुल जो है हमारे साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं जो है पुनः जो है ऐसे ही महत्वपूर्ण सारगर्भित प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।